Topic under discussion is NMR. NMR stands for nuclear magnetic resonance. ठीक है बेटा, पर्पस ऑफ NMR aim या पर्पस ऑफ स्टडिंग NMR इज स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे होगा, अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास हो तो उसका स्ट्रक्चर कैसे आप डिसाइड करोगे। NMR helps you to identify the structure of organic compound. The purpose of doing NMR is to analyze structure of organic compound। बेटा सपोज कि कोई आप ऑर्गेनिक कंपाउंड डेवलप करते हो, कोई न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड आप प्रिपेयर करते हो। ठीक है, तो फिर उस पे एनालिटिकल टेक्निक्स अप्लाई करके उसके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया जाता है। मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या पता चलेगा आपको कि उस कंपाउंड का MR कितना है, उसमें कौन कौन से फ्रैगमेंट्स हैं, कौन कौन से ग्रुप्स हैं। मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको एक आइडिया देगी। आप फिर उसी कंपाउंड का IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कर लोगे तो आपको फंक्शनल ग्रुप्स का IR स्पेक्ट्रोस्कोपी बताएगी कि कंपाउंड में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हो सकते हैं। फिर उसी कंपाउंड का NMR करते हैं। NMR आपको फर्दर इंफॉर्मेशन देगा अबाउट द स्ट्रक्चर। सारे टेक्निक्स को जब आप इकट्ठा करोगे तो आप वेरीफाइड स्ट्रक्चर बता सकोगे। एनालिटिकल टेक्निक का पर्पस क्या है कि हम सारी टेक्निक्स हम ये कनेक्टेड होती है यानी NMR आपको कुछ इंफॉर्मेशन देगा, कुछ मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी इंफॉर्मेशन देगा, कुछ IR इंफॉर्मेशन देगा, और अल्टीमेटली आप डिसाइड कर सकोगे कि स्ट्रक्चर क्या है। फ्यूचर में आप लैब वर्क करोगे या रिसर्च वर्क करोगे और कोई कंपाउंड आप डेवलप करते हो तो आपको इन एनालिटिकल टेक्निक से गुजरना होगा। हर एनालिटिकल टेक्निक आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देगी और उसकी बेस पे फिर आप डिसाइड करोगे कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है। तो बेसिक पर्पस NMR का क्या है, टू डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। आपको पास पेपर क्वेश्चन में भी ऐसे करते हैं, वो मॉलिक्यूल फॉर्मूला दे देंगे और NMR स्पेक्ट्रम दे देंगे। तो NMR स्पेक्ट्रम से फिर आप आइडेंटिफाई करोगे कि इसकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कैसी है, कौन कौन से ग्रुप्स कहाँ कहाँ अरेंज है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो आप स्ट्रक्चर डिसाइड करोगे। NMR है टू टाइप्स की। आपके सिलेबस में ये दोनों टाइप्स की NMR रखी हुई है। एक NMR को कहते हैं प्रोटॉन NMR, प्रोटॉन NMR। और दूसरी NMR है बेटा कार्बन 13 NMR। ठीक है, प्रोटॉन NMR एंड कार्बन 13 NMR, ये दो टाइप्स की NMR हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रोटॉन NMR से। ए प्रोटॉन NMR है और बी कार्बन 13 NMR है। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम प्रोटॉन NMR। जो 2022 से पहले सिलेबस था उसमें NMR का पूरा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी सिलेबस का पार्ट था। डिटेल में बताते थे कि NMR किस तरह वर्क करता है, कैसे पीक्स आती हैं, क्या डिटेल्स हैं बैकग्राउंड में। अब वो सारी डिटेल्स हटा दी हैं, बैकग्राउंड डिटेल्स, और सीधा सीधा इस बात पे एम्फेसिस है सिलेबस का कि बच्चा NMR स्पेक्ट्रम को इंटरप्रेट कर सके। ठीक है, तो अब सिलेबस में थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, वो एक्स्ट्रा डिटेल हटा दी है। तो हम बीच वो एक्स्ट्रा डिटेल नहीं पढ़ेंगे और सीधा सीधा जाएंगे कि NMR स्पेक्ट्रम को हम इंटरप्रेट कैसे करें। अच्छा, प्रोटॉन NMR में बेटा कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक के जो H है उसे हम प्रोटॉन कंसिडर करते हैं। H इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज टेकन एज प्रोटॉन। H इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो H होगा उसे हम प्रोटॉन कंसिडर करेंगे। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड is taken as proton। ओके, अच्छा बेटा ये NMR लिख लिया बेटा, मैं थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए।
जो एनएमआर डिवाइस है, मिनट मैं आपको आइडिया दूं कि एनएमआर डिवाइस में होता क्या है। एनएमआर डिवाइस में यहाँ एक सोर्स होता है बेटा, और इस सोर्स से रेडियो वेव्स इमिट होती हैं। कौन सी वेव्स बेटा? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आप पढ़ते हो ना, उसमें रेडियो वेव्स का एक सेक्शन है। तो रेडियो वेव्स की अपनी सर्टन फ्रीक्वेंसीज हैं, ये सर्टन वेवलेंथ्स हैं। तो वो रेडियो वेव्स इस सोर्स से इजेक्ट होती हैं या इमिट होती हैं। ये सोर्स है जो कि रेडियो वेव्स को इजेक्ट करता है। आगे बेटा इस डिवाइस में यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड को रखा जाता है, सो दैट कि रेडियो वेव्स उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से गुजरें। यानी रेडियो वेव्स का इंटरेक्शन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से, और उसके बाद जो रेडिएशन, कुछ रेडिएशन, प्रोटॉन में ये एबिलिटी है कि वो रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब करते हैं। प्रोटॉन भी फिर डिफरेंट तरह के होते हैं बेटा। एक तरह के प्रोटॉन, डिफरेंट तरह के प्रोटॉन डिफरेंट रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब करते हैं। डिफरेंट तरह के प्रोटॉन डिफरेंट रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करते हैं। यहां होता है डिटेक्टर। बेटा फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा गौर से सुने देखें। मैं अगर ऐसे लिखूं CH3OH, आपको इसमें प्रोटॉन नजर आ रहे हैं इस मॉलिक्यूल में। हमने ऊपर डिसाइड क्या किया हुआ है कि हमने एच को क्या कंसिडर करना है? प्रोटॉन कंसिडर करना है। तो आपको कितनी तरह के प्रोटॉन नजर आ रहे हैं? ये जो मेथनॉल है, इसमें कितनी तरह के प्रोटॉन हैं? क्या मैं कह सकता हूं कि ये तीनों प्रोटॉन एक जैसे हैं? इनका नेबरहुड एक जैसा है? ये जो तीन प्रोटॉन है, इनका एनवायरनमेंट एक जैसा है? इनकी अटैचमेंट्स एक जैसी हैं? ये तीनों प्रोटॉन एक जैसे हैं। और फिर ये दूसरा प्रोटॉन इन पहले तीन प्रोटॉन से डिफरेंट है। तो कहना इससे कि इसमें दो तरह के केमिकल एनवायरनमेंट है। ये दो डिफरेंट तरह के प्रोटॉन्स हैं। ये तीन प्रोटॉन एक जैसे हैं, ये एक प्रोटॉन एक जैसा है। तो जो एक जैसे प्रोटॉन्स हैं वो एक फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेंगे रेडियो वेव से। प्रोटॉन में क्या एबिलिटी है कि वो रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो डिटेक्टर के पास जब ये रेडिएशन पहुंचती है, तो फिर डिटेक्टर एनालाइज करता है कि कौन सी रेडिएशन मिसिंग है। उस बेस पे रेडिएशन स्पेक्ट्रम डेवलप करता है, जिसे एनएमआर स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है। आप देखो इधर मैंने गैप क्यों छोड़ा हुआ, यू नोटिस यहाँ ये गैप क्यों है? जी बेटा बताइए। ऑब्वियसली यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा हुआ है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रोटॉन्स होंगे, और वो प्रोटॉन्स क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी को, रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब करेंगे। तो जो रेडियो वेव्स एब्जॉर्ब हो जाएंगी वो फिर डिटेक्टर तक नहीं पहुंचेंगी, और डिटेक्टर इस इंफॉर्मेशन को टेक करके और ग्राफ डेवलप करेगा। यहाँ एनएमआर स्पेक्ट्रम बेटा डेवलप होगा, और एनएमआर स्पेक्ट्रम में, और एनएमआर स्पेक्ट्रम कौन डेवलप करेगा? ये डिटेक्टर डेवलप करेगा। डिटेक्टर डेवलप करेगा एनएमआर स्पेक्ट्रम, और इस एनएमआर स्पेक्ट्रम में पीक्स होंगी, या इसे एनएमआर सिग्नल्स भी कहते हैं। क्या होंगी? पीक्स होंगी, या एनएमआर सिग्नल बोलेंगे इसे। ये एनएमआर सिग्नल्स हैं बेटा, या पीक्स हैं सिंपल वर्ड में। और जो इसका एक्स एक्सिस है वो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी है, कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हुई है, उस फ्रीक्वेंसी पे ये पीक आएगी। ठीक है। तो उस जो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी है, उसको, इसको टेक्निकली बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। क्या बेटा बोलते हैं? केमिकल शिफ्ट बोलते हैं। ये केमिकल शिफ्ट क्या है? ये असल में फ्रीक्वेंसी है रेडियो वेव्स की, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स। किसी का कोई सवाल बेटा, कोई क्वेश्चन? So heading नीचे क्या लिखा हुआ है? H is an inorganic compound which is taken as the proton. इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इनऑर्गेनिक नहीं है। एच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो। एच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज टेकन एज प्रोटॉन। किसी का कोई क्वेश्चन बेटा? शुड आई रिपीट? या सब क्लियर है? ठीक है।
समरी क्या है, रेडियो वेव्स इजेक्ट हुई। आगे इस कवीट में या टेस्ट ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रोटॉन्स होंगे, फिर डिफरेंट प्रोटॉन्स होंगे, डिफरेंट प्रोटॉन्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेंगे, रेडिएटर डिटेक्टर जो है डिटेक्ट कर लेगा कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज मिसिंग हैं। वो जो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग हैं वो प्रोटॉन्स की वजह से हैं, वो उसकी पीक डेवलप कर देगा डिटेक्टर। पीक हमें बताएगी कि कौन कौन से प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। उन प्रोटॉन्स को फिर हम स्टडी करके हम बता सकेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। प्रोटॉन में एबिलिटी होती है कि वो रेडियो वेव एब्जॉर्ब कर सकते हैं। प्रोटॉन कैन एब्जॉर्ब रेडियो वेव्स। ठीक है। अगली चीज बेटा ये केमिकल शिफ्ट है जो एक्स एक्सिस पे बताई है। केमिकल शिफ्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स है विच आर एब्जॉर्ब, विच आर एब्जॉर्ब। ठीक हो गया जी। हाँ, क्योंकि प्रोटॉन जो हैं वो रेडियो वेव्स को रिस्पॉन्स करते हैं, बाकी किसी रेडिएशन को प्रोटॉन रिस्पॉन्स नहीं करते। जैसे आप मुझे बताएं, एएस में आपने पढ़ा था जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो किस रेडिएशन को रिस्पॉन्स देते हैं। Ultraviolet. अल्ट्रावायलेट नहीं, आईआर। आईआर रेडिएशन से जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं उनकी वाइब्रेशन ज्यादा हो जाती है। बॉन्ड्स में एबिलिटी होती है कि वो आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके। इलेक्ट्रॉन में क्या एबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन विजिबल रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं और यूवी रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आपने ट्रांजिशन एलिमेंट में पढ़ा था इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है डीडी स्प्लिटिंग के बाद। वो क्यों एक्साइट होता था इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विजिबल रेडिएशन को रिस्पॉन्स करता है। विजिबल रेडिएशन को इलेक्ट्रॉन जब एब्जॉर्ब करता था वो एक्साइट हो जाता था। इसी तरह बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर एबिलिटी है कि वो आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फिर डिफरेंट बॉन्ड्स होते हैं वो डिफरेंट आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। इसी तरह न्यूक्लियस में या प्रोटॉन में एबिलिटी है कि वो रेडियो वेव्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो जो पार्टिकल जिस रेडिएशन को एब्जॉर्ब रिस्पॉन्स देता है उसी का फिर उसी की बेस पे टेक्निक स्टैब्लिश करते हैं। केमिकल शिफ्ट बेटा ये है, यहाँ से ये रेडियो वेव्स आई, यहाँ प्रोटॉन थे, प्रोटॉन ने एब्जॉर्ब की। जिस प्रोटॉन ने जो रेडिएशन एब्जॉर्ब की उसकी पीक यहाँ पे आई। केमिकल शिफ्ट फ्रीक्वेंसी है रेडियो वेव्स की जो कि एब्जॉर्ब हुई। ठीक है। जी। हाँ, अगर तीन पीक्स हैं तो इसका मतलब है तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स है। एक पीक है तो मतलब एक ही तरह के प्रोटॉन्स है। दो पीक्स हैं मतलब दो डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स हैं। अभी तो डिटेल में आऊंगा, ये तो बहुत मैंने सरफेस ओरिएंटेड डिस्कशन हुई है, अभी डेप्थ में अभी जाना। अच्छा, इस यहाँ जो ये कवीट है इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने रखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेटा डिसॉल्व करना होता है, राइट। सोल्यूशन से रेडियो वेव्स पास होती हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करेंगे किसी प्रोटॉन फ्री सॉल्वेंट में। किसमें बेटा, प्रोटॉन फ्री सॉल्वेंट में। तो यहां सॉल्वेंट भी होगा। प्रोटॉन फ्री क्यों होना चाहिए, यानी उस सॉल्वेंट में एच नहीं होना चाहिए, सो दैट के सॉल्वेंट की पीक ना आए। ठीक है, हम चाहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिर्फ पीक हो, तो इसलिए जो सॉल्वेंट होगा वो प्रोटॉन फ्री होगा, मैं बताता हूं अभी। और बेटा एक रेफरेंस कंपाउंड यहाँ पे ऐड करेंगे और वो रेफरेंस कंपाउंड होगा टीएमएस। रेफरेंस कंपाउंड क्या होगा, टीएमएस। किसी टाइम में आपने कार्बन 12 को याद रखा था ना एज अ रेफरेंस, तो अब यहाँ आप याद रखें कि एनएमआर करते हुए जो रेफरेंस कंपाउंड होगा वो टीएमएस होगा। ये सॉल्वेंट से अलग है, ये रेफरेंस कंपाउंड है, ये भी डिसॉल्व हो जाता है इस सॉल्वेंट में। तो यहाँ हमने टेस्ट ट्यूब में कितनी चीजें रखी हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे डिसॉल्व किया हुआ है एक सॉल्वेंट के अंदर, और रेफरेंस के लिए टीएमएस रखा है। टीएमएस रेफरेंस कंपाउंड है, ये जितनी पीक्स है ना ये टीएमएस के रिलेटिव डेवलप हो रही होती है। जितनी पीक्स हमारे पास आती हैं वो रिलेटिव टू टीएमएस आती हैं। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि टीएमएस रेफरेंस कंपाउंड है, दैट्स इट। वो मैं बता देता हूँ अगर पूछ ले तो। टीएमएस बेटा टेट्रा मिथाइल साइलेन है।
TMS is tetra methyl silane। ये बेटा स्ट्रक्चर है। साइलेन इज फॉर सिलिकॉन, और टेट्रा मिथाइल का मतलब है ये एक मिथाइल, ये दो, ये थ्री, और ये फोर। तो यहाँ पे फोर मिथाइल हैं, सिलिकॉन के साथ अटैच है। ये टीएमएस है, और टीएमएस इज रेफरेंस कंपाउंड। टीएमएस इज रेफरेंस कंपाउंड बेटा। टीएमएस की जो पीक होती है वो केमिकल शिफ्ट 0.0 पे डेवलप होती है। टीएमएस प्रोड्यूसेस इट्स पीक एट केमिकल शिफ्ट 0.0। ठीक है। बाकी जितनी भी पीक्स आती हैं वो रिलेटिव टू टीएमएस आती हैं। ऑल अदर पीक्स आर डेवलप्ड relative टू टीएमएस। जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास है, जितने रिलेटिव एटॉमिक मास हैं वो रिलेटिव टू कार्बन 12 है, इसी तरह इसमें जितने भी पीक्स हैं वो रिलेटिव टू टीएमएस हैं। बेटा जो एनएमआर स्पेक्ट्रम होता है उसका जो एक्स एक्सिस होता है उसमें वैल्यूज होती हैं 0 से लेके 13 तक। जो एनएमआर स्पेक्ट्रम का एक्स एक्सिस है वो किसको, उसको, इन वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे, केमिकल शिफ्ट बोलेंगे। और ये केमिकल शिफ्ट असल में क्या है, वो फ्रीक्वेंसीज हैं जो प्रोटॉन ने एब्जॉर्ब की हैं। तो इसकी वैल्यूज कैलिब्रेटेड वैल्यूज हैं और 0 से 13 तक रखी गई हैं। राइट। क्यों रखी गई हैं उस डिटेल में नहीं जा रहे ना, वो हमारा सिलेबस की डिस्कशन है। बस ये ध्यान में हो कि जो एक्स एक्सिस पे वैल्यूज होंगी वो किधर से किधर तक होंगी, 0 से 13 तक होंगी। और उसका एक्स एक्सिस इस तरह से डेवलप होगा बेटा, 0 राइट पे है और नंबर्स लेफ्ट पे चल रहे होंगे। जो टीएमएस की पीक है वो कहाँ पे आएगी, हाँ ये जो 0 है इस पे टीएमएस की पीक डेवलप होगी। और 0 के अलावा जो पीक्स है उन्हें इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रिटेशन इस 0 वाले की नहीं करनी, ये टीएमएस की पीक है। बाकी जो पीक्स आएंगी उनकी इंटरप्रिटेशन हम करेंगे। ठीक है। ये बेटा बैकग्राउंड हो गया। अगला पॉइंट है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट का। नहीं है, कोलैबोरेटेड वैल्यूज है ना, इसके पीछे पूरी तफसील है, वो नहीं है सिलेबस का पार्ट, तो सिर्फ मैं नहीं जा रहा, नेगेटिव वैल्यूज नहीं है। हर चीज को मैथ के एंगल से ना देखा करें ना। ये एक यानी कोलैबोरेशन में फिर डेवलप हो सकती है वैल्यूज, कोई वजह होगी कि 0 से 13 तक इस तरह रखा हुआ। ओके बेटा, नेक्स्ट थिंग इज सॉल्वेंट, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट शुड बी प्रोटॉन फ्री। सॉल्वेंट को क्या होना चाहिए, प्रोटॉन फ्री होना चाहिए। सॉल्वेंट शुड बी प्रोटॉन फ्री, सो दैट के सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड की पीक से इंटरप्रेट हों, सॉल्वेंट की पीक हमें ना आइसोलेट करनी पड़े। अच्छा बेटा, सॉल्वेंट जो है ना वो आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल सॉल्वेंट्स की है CCl4, ये सॉल्वेंट आप यूज कर सकते हो, या CdCl3। CdCl3 यूज कर सकते हो, CHCl3 यूज नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि इस सॉल्वेंट में प्रोटॉन है। H को हम प्रोटॉन कंसिडर करेंगे, तो ये आपने यूज नहीं करना CHCl3। अब D क्या है, ये हाँ ड्यूट्रियम है, यानी हाइड्रोजन के दो तीन आइसोटोप हैं। ड्यूट्रियम इज वन ऑफ द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। आई नीड स्पेस बेटा, तो आप अगर लिख लिया तो मैं,
बेटा थोड़ी ये डिटेल भी सुने। यू नो कि न्यूक्लियस में अगर एक प्रोटॉन है और कोई न्यूट्रॉन नहीं है, बेटा ये कौन सा एटम है? the hydrogen atom. ये हाइड्रोजन एटम है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। इसका मैस नंबर क्या है? 1 है। लेकिन ये न्यूक्लियस देखिए, इसमें प्रोटॉन एक है लेकिन न्यूट्रॉन भी एक है, और वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये भी हाइड्रोजन एटम है लेकिन हाइड्रोजन का आइसोटोप है, और इसे ड्यूट्रियम कहते हैं। ड्यूट्रियम का मैस नंबर कितना है बेटा? 2 है। तो जो रेडियो वेव्स को रिस्पॉन्स करता है वो ये वाला पार्टिकल है। H+ रेडियो वेव्स को रिस्पॉन्स करता है। ये जो D है ये रेडियो वेव्स को रिस्पॉन्स नहीं करता। पीक H की वजह से आते हैं, यानी प्रोटियम की वजह से आते हैं। ये बेटा इस आइसोटोप को क्या बोलते हैं? प्रोटियम कहते हैं। H का मतलब ये होगा, जब भी आपके सामने H आएगा उसका मतलब हाइड्रोजन का ये वाला आइसोटोप है, और D का मतलब हाइड्रोजन का ये वाला आइसोटोप है। D जो है ड्यूट्रियम, वो रेडियो वेव्स को रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तो ये कोई पीक नहीं देगा। ठीक है, डी की कोई नो एनएमआर पीक। तो जब भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए ड्यूट्रियम से, तो फिर पीक नहीं आएगी। समझ आई? एच जब भी रिप्लेस होगा ड्यूट्रियम से, तो पीक नहीं डेवलप होगी। ट्रिटियम रेडियो एक्टिव है, वो डेली लाइफ में यूज नहीं हो सकता बेटा। ये देखो, इसमें और इसमें क्या फर्क है? दोनों वाटर हैं, लेकिन Heavy water. हाँ, ये नीचे वाले को हैवी वाटर कहते हैं। तो ये एनएमआर सिग्नल देगा H2O, लेकिन D2O एनएमआर सिग्नल नहीं देगा। ओके, ये D2O के कोई एनएमआर सिग्नल नहीं आएगी या कोई पीक नहीं आएगी, नो एनएमआर पीक। D2O का सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरीली आप ये एग्जांपल दें। D2O को एक खास मकसद के लिए यूज करते हैं, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, जब आपसे सॉल्वेंट पूछे तो ये या ये सॉल्वेंट दें। D2O का पर्पस आगे आएगा दोबारा कि D2O किस लिए यूज करते हैं। H2O बेटा ये एनएमआर पीक डेवलप करेगा, डेवलप एनएमआर पीक। इसलिए H2O को यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये पीक देता है। PHCl3 को भी यूज नहीं करेंगे, ये पीक डेवलप करता है। ये सॉल्वेंट आपके पास होंगे। अगर आपसे एग्जामिनर चॉइस पूछे सॉल्वेंट की, तो या ये ऑप्शन दे या ये ऑप्शन दे। ओके, अब जी, हाँ कंसिडर करेंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी H आए तो प्रोटॉन कंसिडर होगा। ओके जी बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना वो एक्सटेंसिवली ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूज होता है, तो मोस्टली एनएमआर ऑर्गेनिक कंपाउंड के इंटरप्रिटेशन के लिए यूज होती है, लेकिन इनऑर्गेनिक ग्रुप भी आ सकते हैं डिस्कशन के लिए। अच्छा बेटा, अब ये टेक्निकल हो रही है डिस्कशन। बेटा रूल ये है कि जो प्रोटॉन एक जैसे होंगे वो एक पीक देंगे। क्या बेटा? जो प्रोटॉन्स एक जैसे होंगे वो एक पीक देंगे। तो इसको मैं लिख रहा हूं कि प्रोटॉन्स विथ सिमिलर केमिकल एनवायरनमेंट। क्या? प्रोटॉन विथ सिमिलर केमिकल एनवायरनमेंट will produce one peak। ठीक है, सिमिलर केमिकल एनवायरनमेंट के प्रोटॉन्स एक पीक देंगे। इसका सिंपल मतलब यह है कि जो प्रोटॉन एक जैसे होंगे वो एक पीक देंगे। ठीक है, तो जितनी पीक्स होंगी उतने एनवायरनमेंट होंगे कंपाउंड में। ठीक है, और दूसरा बेटा बात यह है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो रिलेटेड होंगे पीक हाइट से। देखो, अगर एक जैसे प्रोटॉन ज्यादा हैं तो पीक हाइट ज्यादा होगी, और अगर एक जैसे प्रोटॉन कम है तो फिर पीक हाइट कम होगी। तो जो पीक हाइट है वो रेलेवेंट होगी।
एनएमआर में पीक हाइट रेलेवेंट होगी बेटा, और पीक हाइट क्या शो करेगी? नंबर ऑफ, यानी पीक हाइट प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, या यूं कहें कि एरिया ऑफ द पीक, क्या, या पीक हाइट या एरिया ऑफ द पीक, वो प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ये दूसरा रूल है। पीक हाइट, पीक हाइट या एरिया ऑफ पीक, वो प्रोपोर्शनल होगा, इज प्रोपोर्शनल टू, इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है बेटा। हाँ, जो एक जैसे प्रोटॉन्स होंगे वो एक पीक देंगे। वो एक जैसे प्रोटॉन अगर ज्यादा होंगे तो पीक हाइट ज्यादा होगी। वो एक जैसे प्रोटॉन जो एक पीक दे रहे हैं वो कम होंगे तो पीक हाइट कम होगी। ठीक है, आगे आएगा, ये फर्दर एक्सप्लेन होगा ये पॉइंट। अब हमने इस बात की प्रैक्टिस करनी है कि मैं मॉलिक्यूल्स यहाँ बेटा लिख रहा हूं, आप मुझे बताइए कि इसमें सिमिलर केमिकल एनवायरनमेंट के प्रोटॉन्स आपके ख्याल में, इफ आई से क्लोरोमीथेन, तो इसकी कितनी पीक्स डेवलप होनी चाहिए? क्या ये 3 पीक्स देगा या ये एक पीक देगा? इस रूल को फॉलो कीजिए, जो पहला रूल है कि अगर प्रोटॉन एक जैसे हैं तो वो एक पीक देगा, तो ये तीनों प्रोटॉन बिल्कुल एक जैसे हैं, तो आपको एक पीक मिलेगी बेटा, यहां से 1 पीक आएगी, और वो 1 पीक 3 प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, 1 पीक ऑफ 3 प्रोटॉन्स। ठीक है, ये 3 प्रोटॉन्स एक पीक क्यों दे रहे हैं? बिकॉज ऑल 3 प्रोटॉन्स हैव सेम केमिकल एनवायरनमेंट, बिकॉज these 3 protons have similar chemical environment। बस ये देखेंगे कि नेबरहुड देखेंगे, नेबरहुड सेम है तो केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, और फिर वो एक ही पीक देगा। नेबरहुड देखें जो भी प्रोटॉन्स हैं उनका, तो देन यू विल डिसाइड कि कितनी पीक्स बनेगी। ठीक है बेटा, जाओ मैं आगे। बहुत सी एग्जांपल्स आएंगी, देख कर आए। हो गया बेटा, बताइए मुझे, ये बताइए आपका क्या ख्याल है कि ये कंपाउंड कितनी पीक्स देगा? ये 3 पीक्स देगा। कौन कौन सी 3 पीक्स देगा बेटा? एक पीक यहां से आएगी, ये 3 प्रोटॉन एक जैसे हैं। फिर बेटा दूसरी पीक यहां से आएगी, ये 2 प्रोटॉन एक जैसे हैं। और फिर एक पीक यहां से आएगी, ये एक प्रोटॉन एक जैसा है। क्या आप समझते हैं कि तीनों पीक्स की पीक हाइट सेम होगी? इन तीनों पीक्स में किसकी पीक हाइट बड़ी होगी? जिसके प्रोटॉन ज्यादा होंगे उसका पीक एरिया ज्यादा होगा या पीक हाइट ज्यादा होगी। तो टोटल इस कंपाउंड की कितनी पीक्स होंगी? 3 पीक्स बेटा बनेगी। डज मेक सेंस? ओके, बताइए बेटा इस कंपाउंड का क्या करना है? ये जो कंपाउंड है ये कितने पीक्स देगा? 3 देगा या 4 देगा? 3 पीक्स देगा। 3 पीक्स, ठीक कह रहे हैं। क्या आप नहीं समझते कि ये दोनों मिथाइल एक जैसे हैं? इनका केमिकल एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है।
तो ये जो एक पीक है, ये 6 प्रोटॉन्स की पीक होगी, 1 पीक ऑफ 6 प्रोटॉन्स, नहीं, ये 6 प्रोटॉन्स की एक पीक होगी बेटा। और फिर दूसरी पीक इसकी होगी बेटा, CH की, ये 1 पीक ऑफ 1 प्रोटॉन होगी, 1 पीक ऑफ 1 प्रोटॉन। और फिर ये जो OH है, ये भी 1 पीक देगा ऑफ 1 प्रोटॉन। बेटा जरूरी नहीं कि सब आप एग्जाम्पल, सारी एग्जाम्पल्स लिखें, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। पर्पस ये नहीं है कि आप लिखें, पर्पस ये है कि आप एनालाइज करें। बताएं इसकी कितनी पीक्स होंगी। कितनी पीक्स होंगी? 2 पीक्स होंगी। वो कैसे? ये CH3, बेटा ये CH3 सेम है कि नहीं? बिल्कुल, इनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है। तो ये एक पीक होगी कितने प्रोटॉन्स की? ये एक पीक होगी 6 प्रोटॉन्स की। और फिर बेटा बाकी ये 4 प्रोटॉन्स एक जैसे हैं कि नहीं? तो ये एक पीक होगी 4 प्रोटॉन्स की। ठीक हो गया? बेटा ये बताइए कि यहाँ आपको कितनी पीक्स मिलेंगी? इसकी पीक एक होगी या दो होंगी? नेबरहुड दोनों के सेम है, दोनों मिथाइल के नेबरहुड बिल्कुल सेम है, आप समझ। ये CH3O से बॉन्डेड है, दूसरा CH3 कार्बोनिल से बॉन्डेड है, नेबरहुड तो सेम ना हुआ ना। ये प्रोटॉन डिफरेंट एनवायरनमेंट के हैं और ये प्रोटॉन्स डिफरेंट एनवायरनमेंट के हैं। 2 पीक्स मिलेंगी बेटा इसमें। इसमें एक पीक यहां से आएगी और दूसरी पीक यहां से आएगी। इस कंपाउंड के 2 पीक्स होंगी। जी बेटा, आप लोग कोई कंपाउंड बताना चाहो? जी कुछ कह रहे थे आप? कोई मिथाइल पेंटानोएट? ओके बेटा देखिए, ये जरूर नहीं सब आप नहीं, तो हम इंटरप्रिटेशन के लिए कर रहे हैं। आप खुद घर में मॉलिक्यूल बना के डिसाइड कर लें। बेटा ये बताएं, मिथाइल पेंटानोएट कह रहे हो? 1 2 3 4 5 6। बताइए कितनी पीक्स हैं? देखो ये CH3 डिफरेंट है, ये CH3 डिफरेंट है, ये CH2 डिफरेंट है। इसके इस साइड पे CH3 है, उस साइड पे CH2 है। ये CH2 डिफरेंट है, इसके इस साइड पे CH2 CH3 है, उस साइड पे CH2 कार्बोनिल है। ये वाला CH2 इमीडिएटली कार्बोनिल के साथ अटैच है, उस तरफ एल्काइल चेन है। सारे टी CH2 डिफरेंट है। फिर बोलूं, यानी इमीडिएट नेबर ना देखें, पूरा अटैचमेंट देखें, तो ये तीनों CH2 डिफरेंट आपको नजर आएंगे। और ये CH3 डिफरेंट है। तो 1 1 1 1 और 1, कितने पीक्स बने बेटा? 5 पीक्स बने। चलो बेटा, ये मेरे ख्याल में काफी आइडिया हो गया। अब दूसरे इसका पॉइंट पे मूव करते हैं। तो सेकंड पॉइंट इज, चलो बेटा, तो टाइम टाइम ओवर हो रहा है। देखो एक और, चलो कॉन्सेप्ट ले लो इससे पहले कि मैं टेबल पे जाता। जो बेंजीन के प्रोटॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स है बेटा इस पे 6 प्रोटॉन्स है। तो जितने प्रोटॉन्स बेंजीन पे अटैच हैं वो सब एक पीक देंगे। जो प्रोटॉन बेंजीन पे डायरेक्टली अटैच हैं वो एक पीक देंगे। प्रोटॉन्स डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन will produce 1 peak। तो ये बेटा एक पीक आएगी यहां से,
ठीक है बेटा, बताएं कि अगर कंपाउंड ऐसा है तो व्हाट यू थिंक ये कितनी पीक्स डेवलप होंगी? व्हाट यू थिंक इस कंपाउंड की कितनी पीक्स होंगी? और क्यों? सर एक CH3 की, एक OH की, and जो CH3 के पोटेंशियल। नहीं नहीं, सारे जितने प्रोटॉन्स हैं बेंजीन के वो एक पीक देंगे। ऊपर रूल क्या लिखा हुआ कि बेंजीन पे जितने प्रोटॉन्स अटैच हैं वो एक पीक देंगे। तो एक पीक बेटा ये है, और एक पीक ये है। बस इस रूल को फॉलो करें कि बेंजीन पे जो प्रोटॉन्स होंगे वो एक पीक देंगे। तो कितने प्रोटॉन्स हैं बेंजीन पे इस वक्त? हाँ, ये जो चार प्रोटॉन्स हैं ये एक पीक देंगे। एक पीक यहां से आएगी, फोर प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है बेटा।